नमस्कार साथियों, क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है? तो यह क्लास आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं ट्रिपल सी के 100 क्वेश्चन का बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन कराने वाला हूं। जैसे आप देखेंगे, यह आपका 99 क्वेश्चन और टोटल आपके 100 क्वेश्चन है, जो आपका ट्रिपल सी का ऑफिशियल सिलेबस है। 9 चैप्टर तो उसी से संबंधित, और जिन साथियों के एग्जाम हो चुका है, आप जानते हैं लगातार 8 मई से आपके एग्जाम चल रहे हैं। 8, 9, 10 और आपकी डेट आज 29 मई हो चुकी है और 30 मई आपकी ये चल रही है। तो इनमें जिन बच्चों ने एनालिसिस में बताया है कि सर ये इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है, उस टॉपिक से वो क्वेश्चन आया है, तो उन सभी टॉपिक को याद रखते हुए आपके लिए ये महा रिवीजन का वीडियो बनाया जा रहा है। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है, क्योंकि ये इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि जो पूरे महीने में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को एक बार अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर कर देंगे जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम होने वाला है। जैसे ही आपने थंबनेल में यहाँ पर देख लिया होगा, नाइलेट ट्रिपल सी परीक्षा विशेष महाअभ्यास प्रश्न बैंक संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 100 तक। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात यही कहना चाहूंगा कि आप जब क्लास तक आ ही गए हैं, तो आपको क्लास के अंत तक जुड़ा रहना है, क्योंकि ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में भी मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर से। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? और बहुत सारे साथियों को इसका पीडीएफ का इंतजार था, तो इसका पीडीएफ भी मिलेगा। तो इसका पीडीएफ मैं वीडियो के बीचों बीच बताने वाला हूं, कब और कहां मिलेगा, तो आपको अंत तक जुड़ा रहना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। और आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यह फाइल को सुरक्षित रखने का यूनिवर्सल शॉर्टकट है, मतलब यह आपकी एक शॉर्टकट कुंजी है सेव करने के लिए। और जो एक्सप्लेन है, आप यहाँ पर देखेंगे दूसरी शॉर्टकट कुंजी पूछी जाती है सेव एज। सेव एज के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो सेव एज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो हर क्वेश्चन में लगभग हम 2 क्वेश्चन तो कवर करेंगे ही करेंगे, और जो पेपर आया है उसी पे डिपेंड ये वीडियो होने वाला है। फाइल को सुरक्षित करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं, और सेव एज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। इन सभी बातों को याद रखेंगे। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला हमेशा कौन से चिन्ह से शुरू होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर इसमें जो फॉर्मूला होता है हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? तो याद रखेंगे, फॉर्मूला हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है। इसके बिना कैल्क किसी भी गणना को साधारण टेस्ट मान लेता है, मतलब यदि आप बराबर चिन्ह नहीं लगाते हैं तो आपकी गणना नहीं होगी। जैसे आप संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं, आपने सम फॉर्मूला लगाया, तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा, अन्यथा वो आगे कैलकुलेशन नहीं करेगा। और आप देखेंगे दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पर पूछा जाता है कि सभी फॉर्मूले बराबर चिन्ह से शुरू होते हैं। और दूसरा पॉइंट है, सेल का एड्रेस फिक्स करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? तो सेल का एड्रेस फिक्स करने के लिए हम डॉलर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सेल का एड्रेस फिक्स करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वो डॉलर चिन्ह का प्रयोग होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स्ड सेल रेफरेंस, ये आपके डॉलर चिन्ह के माध्यम से ही होती हैं। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप का पूरा नाम क्या है? आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं उस पर कुछ डिपेंड नहीं करता, बस आपको क्वेश्चन देखना है और आपको देखना है कि इसका आंसर हम सही लगा पा रहे हैं या नहीं। यदि सही लगा रहे हैं तो आपको वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना है कि टोटल आपने 100 में से कितने आंसर सही दिए हैं। यदि क्वेश्चन नहीं भी बन रहे हैं, फिर भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेंगे। आप इस वीडियो को एक बार नॉर्मल देख लीजिएगा अंत तक, और एक बार 2x की स्पीड में देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएंगे। मैं जब आपसे बार बार कह रहा हूं ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्रॉमिस करके चलना है कि हम क्लास के अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे। आप देखेंगे हर क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूछा गया है, उमंग ऐप का पूर्ण रूप क्या होता है? जो उमंग ऐप है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे, उमंग ऐप का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। फुल फॉर्म को विथ मीनिंग का याद रखेंगे, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस।
ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह ऐप नागरिकों को ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करता है। और आपसे इसकी लॉन्चिंग डेट पूछ सकता है, तो यह भारत सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च हुआ। और पूछा जाता है उमंग ऐप में एन का अर्थ क्या होता है, तो उमंग ऐप में एन का अर्थ होता है न्यू एज। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम परसेंटेज कितना होता है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो अधिकतम मैक्सिमाइज जूम परसेंटेज होता है वो होता है हमारा 3000%। यह स्लाइड को बहुत गहराई से बड़ा और जूम करने की क्षमता रखता है। और आपसे पूछे कम से कम कितना, तो कम से कम आपका 5% और अधिक से अधिक 3000% तक आप पेज को जूम कर सकते हैं। और जबकि जो हमारा राइटर होता है, राइटर का जूम परसेंटेज होता है 600% तक। तो आप याद रखेंगे इम्प्रेस का 3000% और राइटर का 600% मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या होता है। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है आखिर इसमें लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपके नेटवर्क के टाइप होते हैं, जैसे आपका लैन नेटवर्क हो गया, मैन हो गया और बैन हो गया। तो पूछा गया है लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यह छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे एक कार्यालय या भवन में यूज होता है। आपसे दूसरा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक छोटे भौगोलिक कार्यालय या भवन में कौन सा नेटवर्क काम करता है, तो आप लगाएंगे लैन नेटवर्क, जिसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क है। लैन का फुल फॉर्म आपने देखा लोकल एरिया नेटवर्क है। इसी प्रकार शहरों को जोड़ने के लिए मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। और दुनिया को जोड़ने के लिए वैन वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपको तीनों नेटवर्कों के बारे में पता चला। अगला क्वेश्चन है यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। किसके द्वारा प्रबंधित और संचालित किए जाता है। जो हमारा यूपीआई है, यूपीआई की फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रखेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यह किसके द्वारा प्रबंधित या संचालित किया जाता है, तो इसको एनपीसीआई के द्वारा संचालित और प्रबंधित किया जाता है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होती है। यह संस्था भारत में सभी रिटेल डिजिटल पेमेंट को संचालित करती है। और आप यहाँ पर इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेंगे। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत हमारा भीम ऐप भी आता है, क्योंकि भीम ऐप के बारे में पूछ सकता है। तो भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है, तो याद रखेंगे गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि गूगल क्रोम आपका एक ब्राउजर है। विंडो क्या है, तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जो राइटर है वह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट पर सूचनाओं को खोजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और आप याद रखेंगे गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम आपका एक ब्राउजर है। इन दोनों का अंतर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि क्रोम क्या है, क्रोम एक ब्राउजर है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसको माना जाता है। जो हमारा एआई है आखिर फादर ऑफ एआई के रूप में किसको जाना जाता है, तो याद रखेंगे जॉन मैकार्थी को। और आप देखेंगे 1956 में सबसे पहले एआई शब्द का प्रयोग किया, तो किसने किया, जॉन मैकार्थी द्वारा किया गया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एआई जो आपके जॉन मैकार्थी हैं, जॉन मैकार्थी को एआई का पिता माना जाता है। और कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। और टिम बर्नर्स-ली को डब्ल्यू का जनक माना जाता है। इन तीनों पॉइंटों को अच्छे से याद रखेंगे। फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज,
और डब्ल्यू के जनक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली। आप देखेंगे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन में लगभग 4-4 क्वेश्चन भी कवर करते चलेंगे। इसलिए ये कहा आपसे ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो साथी छोड़कर जाने वाले होंगे क्लास, वो छोड़कर जा चुके होंगे तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं जो साथी इस क्लास को छोड़कर जाएंगे, क्योंकि आगे आपको और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। ईमेल एड्रेस में उपयोगकर्ता का नाम और डोमेन नेम को कौन सा चिन्ह अलग करता है? जो हमारे एक ईमेल आईडी होती है उसमें आपने देखा यूजर नेम होता है और डोमेन नेम होता है, उसके बीच में एक अक्षर होता है, वो क्या माना जाता है? तो वो होता है आपका @ जो आपके एक घुमा हुआ होता है जिसको @ कहते हैं। यह चिन्ह ईमेल के पते का मुख्य आधार बिंदु माना जाता है। ईमेल में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेंगे, ये आपका यूजर नेम है, ये @ चिन्ह, और ये आपका डोमेन नेम। यूजर नेम आपका क्या है? एग्जाम्पल। और डोमेन नेम क्या है? वो है आपका gmail.com और @ चिन्ह लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा में फिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो हमारे साइबर सुरक्षा होती है इसमें जो फिशिंग होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर की गति बढ़ाना, यूजर का व्यक्तिगत व गोपनीय डेटा चुराना, अवांछित विज्ञापन रोकना या एंटीवायरस अपडेट करना। तो कंप्यूटर सुरक्षा में जो फिशिंग होती है इसका उद्देश्य होता है यूजर का व्यक्तिगत व गोपनीय डेटा चुराना। यूजर का व्यक्तिगत व गोपनीय डेटा चुराना, यह फिशिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। नकली वेबसाइट या ईमेल भेजकर यूजर को धोखा देना फिशिंग कहलाता है। जैसे आपको कोई नकली वेबसाइट या नकली मेल भेज दी जाती है जिससे आपका डेटा या आपकी प्राइवेसी अनलॉक हो सकती है, आपका डेटा चुराया जा सकता है, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका फिशिंग कहलाता है। फिशिंग एक सामाजिक इंजीनियरिंग हमला है जिसका उद्देश्य संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर को चुराना। यह कार्य हो रहा है तो वो आपका कौन किसके माध्यम से? तो फिशिंग के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फिशिंग जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर पेज के किस भाग में दिखाई देता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो हेडर होता है वो किस सेक्शन में दिखाई देता है? तो जैसे हमारा ये लिब्रे ऑफिस राइटर खुला हुआ है इसमें हम हेडर को देखना चाहते हैं। जो हेडर होगा वो हमारी ऊपर की पट्टी होती है। हेडर कहाँ मिलेगा? हेडर हमें यहाँ मिलेगा। और फुटर कहाँ मिलेगा? तो फुटर हमें यहाँ मिलेगा। ये क्या है? ये हमारा हेडर है और ये फुटर है। तो हेडर कहाँ दिखा हमें? तो ऊपर टॉप में कहाँ होता है? ऊपर टॉप में हेडर होता है। यह हर पेज पर स्वतः ही शीर्ष स्थान पर प्रिंट होता है जिसको हम हेडर कहते हैं। ऊपरी भाग में हेडर होता है और नीचे भाग में फुटर होता है। इन दोनों बातों को याद रखेंगे। डिजी लॉकर में उपयोगकर्ता को कुल कितना क्लाउड स्पेस मुक्त मिलता है? जो हमारा डिजी लॉकर है, जब आपने अपना ट्रिपल सी का फॉर्म भराया होगा तो वहाँ पर आपकी एक आईडी बनी होगी, अपार आईडी या पहले से बनी होगी, तो वह आपकी डिजी लॉकर ऐप में ही बनती है। तो इसमें हमें क्लाउड पर मुफ्त में कितना स्पेस मिलता है? तो हमें मुफ्त में 1 GB का स्पेस मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यह आधार नंबर से लिंक होकर डिजिटल दस्तावेज को सुरक्षित रखता है। यह आपका किसके माध्यम से वेरीफाई होता है? तो आधार कार्ड के माध्यम से वेरीफाई होता है। डिजी लॉकर प्रत्येक प्रमाणित नागरिक को 1 GB का क्लाउड स्टोरेज स्पेस प्रदान करता है। इसमें एक सिंगल फाइल अधिकतम 10 MB की हो सकती है। इसमें जो एक फाइल है अधिकतम कितने MB की हो सकती है? तो 10 MB की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाले IPv6 एड्रेस का साइज कितने बिट का होता है? जो हमारे इंटरनेट पर IPv6 एड्रेस होता है आखिर इसका साइज कितने बिट का होता है? तो याद रखेंगे IPv6 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 और यह टोटल कितने बिट का होता है? यह 128 बिट का होता है। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का नवीनतम संस्करण है। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का नवीनतम संस्करण है। और आपसे पूछ सकता है IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो IPv4 एड्रेस होता है वह 32 बिट का होता है। B6 कौन सा होता है? 128 बिट का। और B4 होता है वह होता है 32 बिट का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल के डेटा को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? मतलब कहने का, जैसे सेल है हमारी, इसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है, इस सेल का डेटा हम हटाना चाहते हैं तो
कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल के डेटा को डिलीट करने के लिए हम उस सेल पर क्लिक करेंगे और डिलीट बटन जैसे ही दबा देंगे तो हमारा डेटा उससे हट जाएगा। यह सेल की फॉर्मेटिंग बनाए बिना केवल डाटा या वो जो आपकी सामग्री होती है उसको हटा देता है, तो वो होता है हमारा डिलीट बटन। बैक स्पेस दबाने से डिलीट कंटेंट का डायलॉग बॉक्स खुलता है। अगला क्वेश्चन है ईमेल सुरक्षा में बीसीसी का पूर्ण रूप क्या? जो ईमेल सुरक्षा होती है उसमें बीसीसी का फुल फॉर्म पूछा, मतलब कहने का ईमेल में बीसीसी का मतलब क्या होता है? तो याद रखेंगे ईमेल में बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें जोड़े गए ईमेल अन्य पते उपयोगकर्ता को दिखाई नहीं देते। और आप देखेंगे मतलब कहने का जैसे आप एक मेल को 10 लोगों तक भेज रहे हैं तो 10 लोगों में से किसी को यह पता नहीं चलेगा कि यह मेल मेरे अलावा और किसे भेजा गया है, तो वह बीसीसी के माध्यम से भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16, क्यूआर कोड किस प्रकार का बारकोड माना जाता है? जो हमारा क्यूआर कोड है आखिर ये किस प्रकार का बारकोड माना जाता है? तो याद रखेंगे जो हमारा क्यूआर कोड होता है, आप कुछ सामान लेने जाते हैं तो आप तुरंत मोबाइल निकाल कर सीधे क्यूआर पर स्कैन कर देते हैं पेमेंट को, तो आखिर ये किस प्रकार का बारकोड माना जाता है? तो याद रखेंगे यह 2D बारकोड माना जाता है। यह हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों दिशाओं में डेटा को स्टोर करता है। आप देखेंगे आप मोबाइल उल्टा भी करके यदि क्यूआर को स्कैन करते हैं तो वो आपका स्कैन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह पर आपको ओएस भी लिखा मिल सकता है, तो याद रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही ओएस के नाम से जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रमुख उदाहरण है? तो याद रखेंगे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य उदाहरण है। यह हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य कौन करता है? तो याद रखेंगे यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का जो कार्य करता है वो करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर आप थोड़ा सा ये भी देख लेंगे जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, जैसे हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स और यूनेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नया प्रेजेंटेशन खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नया प्रेजेंटेशन खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नया प्रेजेंटेशन खोलने के लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल एन का। और वहीं पर आपसे पूछ सकता था न्यू स्लाइड लेने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो न्यू स्लाइड लेने के लिए हम कंट्रोल एम का प्रयोग करेंगे। एक पूर्णतः नई और खाली फाइल बनाने के लिए यह उपयोगी होता है। और आप देखेंगे कंट्रोल एन के माध्यम से नया प्रेजेंटेशन खुलता है और नई स्लाइड लेने के लिए आप कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .odp। इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन है डिजिटल बैंक में AEPS में ई अक्षर का अर्थ क्या होता है? चाहता तो वो आपसे पूरी फुल फॉर्म पूछ सकता था, लेकिन आपसे सिर्फ ई का अर्थ पूछा गया है। डिजिटल बैंकिंग सेवा में AEPS का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो आप कहेंगे इनेबल्ड सिस्टम आता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। यह प्रणाली पूरी तरीके से आधार कार्ड पर आधारित भुगतान सेवा है। फुल फॉर्म देखेंगे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसलिए आपसे कहता हूं आप फुल फॉर्म को पूरा याद रखिएगा। आपसे कुछ भी पूछेगा, यदि आपको उस चीज़ के बारे में पता है, उस टॉपिक के बारे में जानकारी हो, तो आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पूछेगा और आप इसका आंसर लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है? जो लाइनक्स है आखिर ये हमारा किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर है? तो याद रखेंगे यह हमारा एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका सोर्स कोड इंटरनेट पर पूरी तरीके से
मुक्त और परिवर्तनीय उपलब्ध है। और आप यहाँ पर देखेंगे यह क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके विपरीत जो विंडो है वह हमारा क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में जो आपका PaaS होता है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में PaaS होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। PaaS का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यह डेवलपर को एप्लीकेशन बनाने और चलाने का एक मंच प्रदान करता है। और आप यहाँ पर देखेंगे यह डेवलपर को बिना इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता किए सॉफ्टवेयर बनाने की आज़ादी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेन्यू में कितना दिखता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो हमारी ड्रॉप डाउन मेन्यू होती है, जहाँ पर लिखा हुआ होता है आपका डिफ़ॉल्ट साइज 12, उसमें आपको कम से कम और अधिक से अधिक फ़ॉन्ट साइज कितना मिलता है? तो यहाँ पर अधिकतम पूछा गया है, अधिकतम फ़ॉन्ट साइज होता है 96। ड्रॉप डाउन सूची के अलावा मैनुअल रूप से इसका आकार बड़ा किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। आप देखेंगे सूची में जो हमारी ड्रॉप डाउन सूची होती है उसमें फ़ॉन्ट का अधिकतम आकार होता है 96 और न्यूनतम आकार होता है 9, न्यूनतम आकार होता है 6 और अधिकतम आकार आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो वो आप 999.9 तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मेन्यू में पूछा गया था, तो मेन्यू में 6 और 96 को याद रखेंगे, कम से कम 6 और अधिक से अधिक 96। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर किसी पोस्ट में अधिकतम कितने हैशटैग लगाए जा सकते हैं? तो याद रखेंगे इंस्टाग्राम पर किसी पोस्ट में अधिकतम हैशटैग लगा किए जा सकते हैं, तो वो आपके 30। लेकिन अब आप कहेंगे सर वर्तमान में सिर्फ हम 5 ही हैशटैग लगा सकते हैं। आप सिर्फ वर्तमान में इंस्टाग्राम पर सिर्फ 5 ही हैशटैग का प्रयोग कर सकते हैं, ये आपका वर्तमान अपडेट है। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपका यही संख्या लगेगी 30, क्योंकि जो आपका एग्जाम में 99% है ये कि आपके पुराने टाइप के अकॉर्डिंग आपके आंसर लगेंगे। क्योंकि आप देखेंगे आपका जो 5 टैग वाला आया है यह कुछ ही समय पहले अपडेट आया है, लेकिन जो आपके क्वेश्चन है वो आपके पहले के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप क्या लगाएंगे, 30 हैशटैग लगा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं वर्तमान में कितने हैशटैग लगा सकते हैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट पर, तो सिर्फ हम 5 टैग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन से। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपके एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स भी। तो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो याद रखेंगे 1024 होते हैं, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। और जो 1024 कॉलम का नाम होता है, जैसे आप जानते हैं पहले कॉलम का नाम ए होता है, तो नहीं जानते तो जान लीजिए। पहले कॉलम का नाम होता है ए और अंतिम कॉलम का नाम होता है AMJ। तो इस प्रकार से टोटल 1024 कॉलम होते हैं, इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। और आप यहाँ पर थोड़ा सा जे भी देख लेंगे, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम की संख्या होती है 16,384। तो MS एक्सेल लगवाए तो 16,384 कॉलम, और यदि लिब्रे ऑफिस कैल्क लगवाए तो 1024 कॉलम होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो डबल अंडरलाइन मतलब होता है जैसे एक अंडरलाइन जी लगी हुई है, सिंगल हो गया अंडरलाइन और डबल हो गया, ये हो गया आपका डबल अंडरलाइन। लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे डबल अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+D का प्रयोग करते हैं। और देखेंगे अंडरलाइन करने के लिए सिर्फ Ctrl+U का प्रयोग करते हैं। Ctrl+U के माध्यम से अंडरलाइन हो जाएगी, और डबल अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+D का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी रो को हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? जो हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें आप किसी रो को हाइड करना चाहते हैं, तो याद रखेंगे किसी रो को हाइड करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो किसी रो को हाइड करने के लिए हम Ctrl+9 का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हम Ctrl+9 बटन प्रेस करते हैं तो वो हमारी जो रो है वो अदृश्य हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। और याद रखेंगे उसको अनहाइड करने और कॉलम को हाइड करने के लिए, जैसे रो को हाइड करने के लिए Ctrl+9 का प्रयोग हो रहा है, और कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो कॉलम को हाइड करने के लिए Ctrl+0। जो हमारी रो है वो उसको 9 से इंडिकेट करते हैं और कॉलम है उसको 0 से। तो इस प्रकार से रो और कॉलम को हम हाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पूछा गया है इंटरनेट पर वेबसाइट का एड्रेस ढूंढने वाली प्राणी जो आपकी DNS है, तो इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट पर वेबसाइट का एड्रेस ढूंढने वाली प्राणी
डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखेंगे डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। यह डोमेन नेम को मशीन के समझने योग्य आईपी एड्रेस में बदलता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य डीएनएस का होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे और फुल फॉर्म को विथ मीनिंग के याद रखेंगे। यह इंटरनेट की फोन बुक की तरह काम करता है जो नाम को आईपी पते में मैप करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मिलने वाले ओवरड्राफ्ट की अधिकतम सीमा क्या है? जो आपका PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना फुल फॉर्म याद रखेंगे। PMJDY का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मिलने वाले ओवरड्राफ्ट की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो वो है आपकी 10,000 रुपए। यह खाता धारकों को खाते में पैसे ना होने पर भी लोन देने की सुविधा होती है। मतलब आपको 10,000 तक का लोन मिल सकता है यदि आपके खाते में पैसे भी नहीं है तो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 29। क्लाउड कंप्यूटिंग में PaaS का पूर्ण रूप क्या होता है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है इसमें जो PaaS होता है इसका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। PaaS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ क्या है? जो ब्लॉकचेन तकनीक है आखिर इसका लाभ क्या है? तो याद रखेंगे जो ब्लॉकचेन तकनीक है इसका मुख्य लाभ है उक्त सुरक्षा, पारदर्शिता, कोई मध्यस्थ नहीं, कोई मिडिलमैन नहीं। तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। पूछा गया है लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लाइनेक्स है क्या यह एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपका आंसर होगा सही। लाइनेक्स हमारा एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीजीएस में न्यूनतम ट्रांसफर की राशि कितनी है? यदि आप आरटीजीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उसकी न्यूनतम राशि कितनी होती है? 1,00,000 रुपए, 2 लाख, 5 लाख या कोई सीमा नहीं। तो यदि आप आरटीजीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उसकी न्यूनतम राशि है 2 लाख रुपए। कम से कम आपको 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करना होगा यदि आप आरटीजीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। और आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? यदि आप ईमेल को भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करना होगा? तो याद रखेंगे ईमेल को भेजने के लिए जिस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं हम उसका नाम है SMTP। ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और प्राप्त करने के लिए POP3 और IMAP प्रोटोकॉल, इन दोनों का प्रयोग होता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? आखिर कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर का दिमाग हमारा CPU को कहा जाता है। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो हमारा ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक और लॉजिकल गणनाओं करने के लिए ALU का प्रयोग होता है। उमंग ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? उमंग ऐप है आखिर इसमें कितनी भाषाएं उपलब्ध है? तो याद रखेंगे उमंग ऐप में टोटल वर्तमान अपडेट के अनुसार उसमें टोटल 13 भाषाएं उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक पर एक बार में अधिकतम कितनी फोटो अपलोड की जा सकती हैं? तो याद रखेंगे फेसबुक पर अधिकतम एक बार में हम 80 फोटो को अपलोड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहले देखेंगे नए अपडेट के अनुसार हम 80, लेकिन आप देखें जो हमारा आंसर लगता है वो लगता है 30। पहले के अकॉर्डिंग आंसर लगता है, लेकिन आपको यदि 80 और 30 दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो आप 30 को वरीयता देंगे। यदि 30 नहीं मिलता तो आप वहां पर 80 या 30 में से जो आपको विकल्प आपको जो दिखे 80 या 30 आप उसको चॉइस कर सकते हैं। ट्विटर का नया नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं ट्विटर का जो नया नाम है वो है एक्स। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? या आप कह सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो फुल स्क्रीन करने के लिए हम Ctrl+Shift+J का प्रयोग करते हैं। और जस्टिफाई करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+J शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। रोम एक अस्थायी मेमोरी, जो रोम है क्या यह एक अस्थायी मेमोरी है? तो आप कहेंगे फॉल्स, क्योंकि जो रोम होती है वह हमारी एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल और स्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो एक प्रकार की स्थायी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानी जाती है। लिब्रे ऑफिस एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है? तो आप कहेंगे नहीं सर, लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का हमारा
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाता है। तो यह प्रोप्राइटरी नहीं है, यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फॉल्स है। डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या, जो डेटा होता है आखिर इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो याद रखेंगे जो डेटा है इसकी सबसे छोटी इकाई होती है बिट है। और याद रखेंगे 8 बिट मिलाकर 1 बाइट का निर्माण करते हैं, इस बात को भी अच्छे से याद रखेंगे। 8 बिट मिलाकर 1 बाइट का निर्माण करते हैं, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजे डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। जैसे आप किसी फाइल या फोल्डर या फोटो को हटाते हैं तो वो सारी हमारी रिसाइकिल बिन में जाती हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल को बिना रिसाइकिल बिन भेजे। आप बिना रिसाइकिल बिन भेजे हुए उस फाइल को हटाना चाहते हैं तो कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई फोल्डर है, ये फोल्डर है, आप इसको एक बार क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबा देंगे तो वो फोल्डर आपका हमेशा के लिए हट जाएगा। आपसे पूछेगा कि आप इस फोल्डर को हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं या नहीं, आप यदि यस कर देंगे तो वो आपका फोल्डर हमेशा के लिए हट जाएगा, आप इसको रीस्टोर नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ यदि आप डिलीट बटन के माध्यम से उस फाइल को हटाते हैं, फोल्डर को हटाते हैं, तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं रिसाइकिल बिन में जाकर। इन इंस्टाग्राम पर कितनी लंबी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तो याद रखेंगे वो हम 3 से लेकर 60 मिनट तक की अपलोड कर सकते हैं। यूपीआई पिन कितने अंकों का होता है, जो हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पिन होता है, यूपीआई का पिन होता है वो कितने अंकों का होता है, तो वो आपका या तो 4 अंकों का होगा या 6 अंकों का होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, जो परम 8000 है, क्या यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही आंसर है। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है और इसका आविष्कार विजय भाटकर द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। कब, 1991 ईस्वी में विजय भाटकर द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। GUI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो याद रखेंगे GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। OTP का पूरा नाम, तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। इस बातों को आप अच्छे से याद रखेंगे। OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। कभी भी OTP अपना किसी को शेयर नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उस OTP के बारे में पूरी जानकारी ना हो। IRCTC रेलवे टिकट बुकिंग किस ऐप से होती है, जो आपकी IRCTC द्वारा रेलवे टिकट बुकिंग किस ऐप से होती है, तो वो आपके IRCTC रेल कॉन्टैक्ट के द्वारा होती है, तो कनेक्ट के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्या क्रेडिट कार्ड का प्रयोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किया जा सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जो क्रेडिट कार्ड होता है इसका प्रयोग हम ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो क्रेडिट कार्ड होता है एक प्रकार से हमारा लोन की तरह होता है कि हम इसमें पैसे नहीं है हमारे पास, हार्ड कैश नहीं, हम अपना क्रेडिट कार्ड लगा देते हैं और कुछ दिनों बाद हमें क्रेडिट कार्ड के अंदर जितना भी जैसे हमने पैसे निकाला था उतना हमें कुछ समय के बाद उसमें भर देना पड़ता है। हम बैंक में अकाउंट में उतने पैसे जमा कर देने होते हैं। मतलब कहने का आपका पैसे नहीं लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो एक प्रकार से आपको वहाँ पर लोन जैसे मिल जाता है, लेकिन आपको कुछ सीमा के अंदर कुछ समय के अंदर उस पैसों को भरना पड़ता है। QR कोड 2 डायमेंशन होता है, तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था। क्योंकि जो QR कोड होता है वो किस प्रकार का होता है, वो आपका 2 डायमेंशन होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल एड्रेस क्या होता है, जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसका आखिर अंतिम सेल एड्रेस क्या होता है, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो अंतिम सेल एड्रेस होता है वो होता है आपका AMJ 10,48,576। लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो अंतिम सेल एड्रेस होता है 10,48,576, क्योंकि आपने अभी क्वेश्चन पढ़ा था अंतिम कॉलम क्या होता है, अंतिम कॉलम होता है AMJ और अंतिम रो होती है आपकी 10,48,576। तो इन रो और कॉलम को याद रखेंगे। अंतिम कॉलम होता है AMJ और अंतिम रो होती है 10,48,576। इस प्रकार से आपका अंतिम एड्रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो। जो डॉलर चिन्ह को नहीं याद करेंगे, जो मैंने एड्रेस बताया आप इस एड्रेस को याद रखेंगे। राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको वहां पर कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम Ctrl+F द्वारा शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। टेबल को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F द्वारा शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए हम Ctrl+D शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। आप किसी जैसे आपने कोई स्लाइड बनाई है, ये आपने स्लाइड बनाई है, इसमें कुछ भी लिखा है, किसी प्रकार की एडिटिंग की है और आप इसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं, मतलब इसी की तरह एक और स्लाइड चाहते हैं, तो उसके लिए आप Ctrl+D के माध्यम से उस स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। न्यू स्लाइड लेने के लिए आप Ctrl+M का प्रयोग करेंगे और Ctrl+N के माध्यम से आप न्यू प्रेजेंटेशन न्यू
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? प्रिंट प्रीव्यू मतलब होता है कि आप किसी भी पेज को प्रिंट करने से पहले उसका व्यू देखना चाहते हैं कि आखिर किस प्रकार से प्रिंट होगा, कैसे दिखेगा। तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का। प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका कंट्रोल शिफ्ट ओ। और सिर्फ प्रिंट करने के लिए पूछते तो प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करते हैं। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का प्रयोग होता है, लेकिन प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का प्रयोग होता है। और आपसे पूछ सकता है सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट डेट को डालने के लिए कौन सी कुंजी को दबाया जाता है? आप कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे? जहां आप करंट डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम बटन का प्रयोग करेंगे। आपने देखा होगा जो आपके एल के बगल में सेमी कॉलम होता है, जो एल होता है एल के बगल में सेमी कॉलम होता है, आप कंट्रोल बटन दबाएंगे और सेमी कॉलम बटन दबा देंगे, तो जिस सेल को आप क्लिक किए हैं, जिस सेल को आप सिलेक्ट किए हैं, उसमें आपका क्या आ जाएगा? करंट डेट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार खोलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम F2 का प्रयोग करते हैं। और आप याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो F2 कुंजी होती है, इसका प्रयोग होता है सेल को ऐड करने के लिए। सेल को ऐड करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में F2 का प्रयोग करते हैं। और राइटर में फॉर्मूला बार खोलने के लिए हम F2 कुंजी का प्रयोग करते हैं। और आपसे एक कुंजी पूछ जाती है F1 का प्रयोग किसके लिए होता है? तो हेल्प के लिए हम F1 कुंजी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपके 55 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को एक बार अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? ग्रुप मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमने यहाँ पर ये शेप से लिया, एक हमने यहाँ पर वृत्त बना लिया और इस प्रकार से हमने ये वाला शेप से ले लिया। यदि हमको ग्रुप करना चाहते हैं, ग्रुप करने से तीनों एक हो जाएंगे, जहां पर आप एक ले जाएंगे ये तीन हो जाएंगे, तो वो होता है ग्रुप करना, मतलब एक उसकी यूनिटी बनाना। तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो याद रखेंगे ग्रुप करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो ग्रुप करने के लिए हम कंट्रोल आल्ट जी का प्रयोग करते हैं और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी के माध्यम से अनग्रुप हो जाएगा। इस दोनों बातों को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सिलेक्ट ऑल सेल को, यदि आप सभी सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो पहला तो आप जानते हैं कंट्रोल ए बटन दबाएंगे और उसके माध्यम से आप पूरी सेल को, पूरी सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपकी दूसरी कुंजी वही होती है कंट्रोल शिफ्ट स्पेस। यदि आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट और स्पेस बटन दबा दें, जो आपका स्पेस बार होता है, उस बटन को प्रेस कर देते तो आपकी जो सारी सेल हैं वो सारी सेल आपकी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डबल अंडरलाइन करने के लिए आप इसका आंसर पढ़कर आए हैं। डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल डी का प्रयोग करते हैं और सिंगल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू का। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इंटरनेट पर सुरक्षित फाइल ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे इंटरनेट पर सुरक्षित फाइल ट्रांसफर करने के लिए हम SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SFTP का प्रयोग करते हैं और नॉर्मल फाइल ट्रांसफर करने के लिए FTP का प्रयोग करते हैं। IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो यह टोटल 128 बिट का होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। किसी नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की आकृति क्या कहलाती है? यदि आप किसी नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की आकृति की बात करते हैं तो वो कहलाती है हमारी टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। किसी नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की आकृति क्या कहलाती है? तो वो आपकी टोपोलॉजी के नाम से जानी जाती है। मॉडेम का अर्थ क्या होता है? जो मॉडेम होता है, मॉडेम का अर्थ क्या होता है? तो मॉडेम का अर्थ होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रथम नेटवर्क कौन सा माना जाता है? आखिर पहला नेटवर्क कौन सा था? तो पहला नेटवर्क आपका ARPANET माना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ARPANET का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। और आपसे पूछा सकता है प्रथम नेटवर्क कौन सा था? तो वो था आपका ARPANET। और पूछ सकता है इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इंटरनेट का आविष्कार विंटसर्फ के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। वेब पेज किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो जो आपके वेब पेज है उनको हम HTML लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखते हैं। एक ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? तो एक ईमेल एड्रेस में आपके 2 भाग होते हैं। बीच में आपका @ चिन्ह होता है। पहले होता है आपका यूजर नेम और बाद में क्या होता है? बाद में आपका डोमेन नेम होता है। इस क्वेश्चन को हम पहले ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, @ और डोमेन नेम यूजर नेम्स का। वह कौन से डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, बदलता है? तो वो है हमारा मॉडेम। और मैंने आपको मॉडेम की फुल फॉर्म बताई, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का कार्य होता है, वो होता है हमारा मॉडेम का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ईमेल के साथ जुड़ी हुई बाहरी फाइल को क्या कहते हैं? यदि आप ईमेल के साथ कोई बाहरी फाइल को जोड़ देते हैं और फिर भेजते हैं तो उस बाहरी जुड़ी हुई फाइल को क्या कहते हैं? तो उस बाहरी जुड़ी हुई फाइल को हम अटैचमेंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? तो उसकी वार्षिक प्रीमियम राशि है वो है 12। और लेकिन वर्तमान में पूछे वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में कितनी हो चुकी है? वर्तमान में 20 हो चुकी है। वर्तमान में वो राशि 20 हो चुकी है। यदि आपके पहले के अकॉर्डिंग पूछे तो यदि नॉर्मल लिखा हुआ है तो प्रीमियम राशि आप लिखेंगे यहाँ पर 12। यदि उसमें लिखे 2024 या 2026 2025 तो आप लगाएंगे 20। लेकिन जो आपकी नॉर्मल लिखा हुआ क्वेश्चन तो आपको वहाँ पर 12 लगाना है। यदि वर्तमान पूछे तो वर्तमान में क्या लगाएंगे? 20 लगाएंगे। यूपीआई में पुश तकनीक का अर्थ क्या होता है? तो पुश तकनीक का अर्थ होता है पैसे को भेजना। यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए कौन सा नंबर डायल करना होता है? तो यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए हमें *9# का प्रयोग करना होता है। यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए किस नंबर का प्रयोग करना होता है? तो *9# का प्रयोग करना होता है। क्यूआर कोड में कितनी जानकारी स्टोर की जा सकती है? तो आप उसमें नंबर को स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं और अल्फा न्यूमेरिक दोनों को आप स्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। आप इसमें केवल फोटो है तो केवल फोटो नहीं होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। बिग डेटा में 5B में कौन सा नहीं? जो 5B है इसमें से कौन सा नहीं? मतलब कहने का जो 5B होता है तो उसके आप सीधे यहाँ पर नाम देख लेंगे। 5B में कौन कौन से भी आते हैं तो आप यहाँ पर नाम थोड़ा अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई सा भी नाम दे सकता है। तो आपका जैसे वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी हो गया, वेराइटी हो गया, वेरासिटी हो गया और वैल्यू हो गया। इस प्रकार से ये आपका 5B का फुल फॉर्म होता है। 5B में आपसे कोई भी यहाँ पर आप देखेंगे वैक्यूम लिखा हुआ है तो इस प्रकार से हमारा वैक्यूम गलत आंसर हो जाएगा, ये 5B के अंतर्गत नहीं आता है। वर्चुअल रियलिटी जो आपका VR है, VR का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो VR का प्रयोग शिक्षा, गेमिंग, चिकित्सा, उपयुक्त सभी इन क्षेत्रों में होता है। VR क्या कहलाता है? जैसे आपने गेम देखे होंगे, जो आपके गेमिंग होते हैं, जैसे आप कहीं जाते हैं तो आपकी आंखों में वो एक डिवाइस लगाई जाती है, VR वर्चुअल डिवाइस लगा दी जाती है और अब आपको गेम दिखाया जाता है कि आप गेम पे चले जाते हैं। आपको लगता है हम जैसे गेम की वास्तविक दुनिया में चले गए, मतलब वर्चुअल रियलिटी। एक प्रकार से आपको ऐसा लगे वास्तविक है, आपकी आंखों में वो डिवाइस लगा दी जाती है तो आपको ऐसा लगा हम वास्तविक दुनिया में चले गए हैं, तो आपका VR होता है। आप देखेंगे गेमिंग में आपने इसका यूज देखा है, हर सेक्टर में इसका प्रयोग हो रहा है। PAN का पूरा नाम क्या होता है? तो PAN का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये आपका, और जैसे आप देखेंगे नेटवर्क में देखेंगे PAN का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। और आप देखेंगे यहाँ पर जैसे आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क नहीं तो आप कहेंगे ये तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो आप देखेंगे परमानेंट अकाउंट नंबर, क्योंकि जो पैन होता है वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका नेटवर्क के अकॉर्डिंग, जैसे ब्लूटूथ आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, ये आपका परमानेंट अकाउंट नंबर से संबंधित है। RTGS सेवा का रख रखाव कौन करता है? तो वो आपका RBI करता है। और RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का अर्थ क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो SaaS होता है इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। SaaS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आधार सीडिंग का अर्थ क्या होता है? जो आधार सीडिंग होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो जो आधार सीडिंग होता है उसका अर्थ होता है आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना। आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना क्या कहलाता है? तो आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना वो आपका आधार सीडिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? जो आपका 1 KB। 1 KB का मतलब क्या होता है? तो याद रखेंगे KB का मतलब होता है किलोबाइट, और 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? तो याद रखेंगे 1024 बाइट के बराबर आपका 1 किलोबाइट होता है। और आपसे ये पूछ सकता है कि आखिर 1024 किलोबाइट मिलकर किसके बराबर होगा? तो 1024 KB
मिलकर क्या बनाएगा, तो यह आपका 1 MB बनाएगा। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा और इसको 2 की पावर 10 के रूप में भी दर्शाया जाता है। इस बात को भी याद रखें। 1024 बराबर 2 की पावर 10। क्या आप विंडो में एक ही नाम की 2 फाइल सेव रख सकते हैं एक ही फोल्डर में? तो आप कहेंगे नो, क्योंकि जैसे आपका एक फोल्डर है, एक फोल्डर के अंदर आप एक ही नाम की 2 फाइल नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बूटिंग के दौरान कौन सा टेस्ट होता है? जो आपका कंप्यूटर बूटिंग होता है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें कौन सा टेस्ट होता है? तो उसमें आपका POST टेस्ट होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और POST का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? तो हम यहाँ पर जो कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियाँ हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। टोटल कितनी पीढ़ियाँ हैं? तो टोटल 5 पीढ़ियाँ हैं। पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? तो पहली पीढ़ी में हमने वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दूसरी पीढ़ी में हमने ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का। और जो हमारी चौथी पीढ़ी है उसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया। और जो पांचवी पीढ़ी है उसमें हमने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग किया। लाइनेक्स में IS कमांड का कार्य क्या है? जो लाइनेक्स है उसमें जो IS कमांड होती है, इसका कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे, लाइनेक्स में जो IS कमांड है इसका प्रयोग होता है फाइल की सूची देखने के लिए, फाइल की लिस्ट देखने के लिए हम लाइनेक्स में IS कमांड का प्रयोग करते हैं। कमांड से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर आपका एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है जो एक बार में पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ता है। कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन करता है, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है वह लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रन करता है। डेस्कटॉप पर आइकन को छपाने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग होता है? तो उसके लिए हम व्यू का प्रयोग करते हैं। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपका व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आप सारे आइकन को छपाना चाहते हैं तो आप वहां से हाइड कर देंगे तो आपको डेस्कटॉप पर एक भी आइकन नहीं देखेंगे, और आप उसको अनहाइड कर देंगे तो आपके जितने आइकन होंगे, जो आइकन होंगे वो दिखने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम आपकी परमानेंट मेमोरी? तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो रैम होती है वह हमारी अस्थायी मेमोरी होती है, मतलब बिजली जाने के बाद वो डेटा अपना खो देती है। सॉफ्टवेयर जो फ्री में उपलब्ध है और जिसे बदला भी जा सकता है वो क्या कहलाता है? वह आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, जिसको आप आसानी से बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल आल्ट डिलीट बटन का प्रयोग किसके लिए होता है? यदि आप इन तीनों बटन को एक साथ दबाते हैं तो इससे क्या होगा? तो यदि आप टास्क मैनेजर को खोलना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल आल्ट डिलीट बटन का प्रयोग होता है। टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कंट्रोल आल्ट डिलीट बटन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 90। लिखा हुआ है, ट्विटर एक्स पर ट्रेंडिंग टॉपिक देखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वो आपका हैश ट्रेंडिंग के नाम से वो आपका दिखता है कि जो हैश टैग आपने देखा हुआ ट्रेंडिंग माने हैश टैग, ट्रेंड में क्या चल रहा है आप सर्च पे जाएंगे वहां पर आपको ट्रेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा। जो आपका ट्रेंड 1 चल रहा होगा वो आपको सबसे ऊपर दिखेगा। 2 तो हैश का चिन्ह उसमें लगा होगा, जिसको हैश टैग के नाम से जानते हैं। लिंक्डइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो लिंक्डइन है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे, लिंक्डइन का मुख्य उद्देश्य जॉब और प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए लिंक्डइन का प्रयोग होता है। आप जॉब सर्च करना चाहते हैं तो आप लिंक्डइन पर कर सकते हैं। पूछा गया है, व्हाट्सएप पर ग्रुप अधिकतम कितने सदस्यों के हो सकते हैं? तो व्हाट्सएप पर ग्रुप है वो 1024 सदस्यों के हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यह संख्या समय के साथ साथ अपडेट होती रहती है। फिलहाल 1024 इसका सही उत्तर माना जाता है। टेलीग्राम के संस्थापक कौन? जो फादर ऑफ टेलीग्राम या टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? तो वो है आपके पावेल ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बिना इंटरनेट के USSD का यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप बिना इंटरनेट के भी USSD का प्रयोग कर सकते हैं। *99# ये इसका नंबर होता है USSD का, *99#। अगला क्वेश्चन पूछा गया, स्मार्टफोन इंटरनेट के काम करता है? बिना स्मार्टफोन और इंटरनेट के भी काम करता है। ATM पिन कितने अंकों का होता है? तो ATM पिन आपका 4 अंकों का। IaaS, PaaS और IaaS किस प्रकार के होते हैं, किसके प्रकार हैं? तो ये आपके एक प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार हैं। SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। PaaS का फुल फॉर्म प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और IaaS का फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है। यह एक प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग हिस्सा हैं। OTP को सुरक्षा के लिए
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन माना जाता है, तो बिल्कुल सही होगा। जो ओटीपी है, यह सुरक्षा के लिए आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किसी मेल को बिना सब्जेक्ट लिखे भेजा जा सकता है? तो बिल्कुल सही है। आपको सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन आप बिना सब्जेक्ट के भी किसी को मेल भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। और जब आप कंप्यूटर को पहली बार ऑन करते हैं, जब मतलब ऑन करते हैं, नॉर्मल ऑन करते हैं, जब आपका कंप्यूटर बंद है और उसको ऑन करते हैं, तो वो आपका कोल्ड बूटिंग कहलाता है। और जब आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो वो आपका वार्म बूटिंग कहलाता है। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड विकल्प है किस मेन्यू में मिलता है? तो ये हमारा मिलता है व्यू मेन्यू में। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन पूरे किए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टोटल 100 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके सामने कुछ मैथन क्लास आ चुकी हैं। यदि आपके पास समय है तो आप 600 क्वेश्चन और एक बार 1000 क्वेश्चन वाली मैथन क्लास जरूर कर लें पूरी, क्योंकि उस मैथन क्लास में आपके जो आपके ट्रिपल सी का ऑफिस सिलेबस से प्रत्येक चैप्टर के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आप उस मैथन क्लास को कर सकते हैं, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। आप अपनी तैयारी में बेहतर लगे रहिए। और आपका ट्रिपल सी का एग्जाम कब है, इसको एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपका सबसे पहले किन साथियों का एग्जाम लगा हुआ है। 31 को है, 1 को है, 2 को है, 3 को है। आपका एग्जाम कब होने वाला है? मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,